Uh, let's start from here basically. So welcome all of you to the batch of MSA 2, which is basically the top level paper of the Chartered Accountancy program. Myself, Mohammad Muzammil Manaf. पहले छोटा सा मैं अपना एक introduction दे दूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ताला we'll move on to our further discussion. Meanwhile, students will keep on joining. लोग ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ. तो किसी का माइक वगैरह अगर खुला रह जाता है, किसी का वीडियो वगैरह को खुला रह जाता है, तो just give it a pause. फिर हम उसके बाद आगे बात को जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे. So my name is Mohammad Muzammil Munaf. I am an associate chartered accountant. I basically did my articles from Ferguson, PwC Pakistan. Then I went Saudi Arabia for about a year to work over there as senior associate. पहले मैं वहाँ पर assistant manager रुका था in the audit department. Then I worked for about a year outside Pakistan. Then I continued my journey with Unilever Pakistan for about a couple of years, and then I started off with my own venture. So right now I'm running an advisory company which basically provides portfolio management services to different clients for their investments in the Pakistan Stock Exchange. So Pakistan Stock Exchange, businesses, business models, financial modeling, financial consultancy. इसके हवाले से जितना इस तरह का area है, I cover with my organization, and I'm basically the co-founder and the director of research over there. So that's after Unilever Pakistan Limited, and तकरीबन it's been 11 years now यार. मैं तकरीबन 2010 से जो है वो पढ़ा रहा हूँ. Since 2017-16 से I was teaching the students of chartered accountancy. पहले CAF के लेवल पे पढ़ाया, कुछ टाइम ऑडिटिंग, उसके बाद कॉस्टिंग अब कंटिन्यूड है, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो BFD का एरिया और फिर BFD के बाद MSc 2 का एरिया, ये दोनों एरियाज जो है वो मैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के प्लेटफॉर्म से जो है वो लेता हूँ. अब इस तरह से है कि ये क्लास हमारी MSc 2 के हवाले से. So first of all, a very round of congratulations to all of you who cleared both these papers, BMS या BFD. लाजमी सी बात है, लास्ट अटेम्प्ट में आपने कोई एक इन दोनों में से या दोनों पेपर क्लियर किए होंगे, तभी आपने MSc 2 को जो है वो ऑप्ट किया, और ऑप्ट करने के बाद जो है वो ओवरऑल लेवल पे स्टार्ट किया है. अच्छा, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन तुम लोगों के से भी ले लेते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट इंट्रोडक्शन होगा, एक रेलिवेंट आइडिया मुझे हो जाए जिस तरह की ऑडियंस है उसके हवाले से फिर हम बात कर सकें. कितने लोग ऐसे हैं जो MSc 2, एक ही पेपर है ये MSc 2 जो ये दे रहे हैं, इट्स जस्ट ओनली वन पेपर, जो है वो यस लिख सकते हैं चैट पे या हैंड रेज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं. अच्छा जी, एक वाला कोई भी नहीं है. साद अरशद, हाँ इनका रिस्पांस आया है डायरेक्ट मैसेज में कि सर मेरा एक ही पेपर है MSc 2 का. कितने लोग हैं जो MSc 2 मिला के दो पेपर दे रहे हैं, वो लोग यस लिख सकते हैं. सर MSc 2 मिला के दो है मेरे पेपर्स. देखिए, मोहसिन, उमर फारूक, कनील. ऑल राइट, वंडरफुल, ठीक है, ये दो पेपर्स वाले हैं. कितने तीन वाले मुजाहिद हैं कि MSc 2 को मिला के सर तीन पेपर्स हैं मेरे. वासिफ, so there's some mobile number from which you have joined. आप रीनेम के ऑप्शन में जाके अपना नाम उस पर फ्लैश कर सकते हैं, नो वरीज. देन अदर देन दैट, चले कितने लोग ऐसे हैं जो चार दे रहे हैं. अच्छा चलो, साइम ने बताया सर मेरे चार है, MSc 2 मिला के जो चार पेपर दे रहे हैं. एक साइम ही है, चलो ठीक है, साइम जमीर खान. अल्लाह ताला आप सबको जो है वो जितने भी आप लोगों के एग्जाम से कामयाब करे, खासतौर पे तीन और चार पेपर वाले, क्योंकि जब ये पेपर का इंट्रोडक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा रिलेटिवली जो है वो ये मुश्किल डिसीजन नजर आएगा कि चार पेपर एक साथ MSc 2 के देना. मतलब मैं कोई डरा नहीं रहा, होने को हो सकता है. मैंने अपने भाई को खुद सजेस्ट किया था कि जिस तरह से तुम्हारे पास टाइम है तुम ये चार पेपर दे सकते हो, लेकिन आई वुड गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द ओवरऑल पेपर एंड देन यू कैन डिसाइड. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो MSc 2 दूसरी बार दे रहे हैं, दूसरी बार या तीसरी बार दे रहे हैं, अल्लाह खैर करे. कोई यहाँ पर ऐसा है जिन्होंने अभी रिसेंट अटेम्प्ट में MSc 2 दिया था. ऑल राइट, उमर फारूक, साइम, ठीक है. नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लो, कुछ निकला होगा, जाहिर सी बात है, कोई मसला नहीं है. अगर एक आध पेपर इस तरह की कोई चीज़ रह गई है तो ठीक है, ठीक है. चले थर्ड, तीन साइम का प्राइवेट मैसेज आया, उमर फारूक, एंड देन देयर इज 0301802072.
चलें, ठीक हो गया जी, ये सेकंड टाइम है। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पेपर की डिस्कशन के हवाले से कुछ बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार व्हाट दिस पेपर इज ओवरऑल अबाउट, और क्यों आई कैप ने इसे जो है वो इस तरह से दो पेपर के क्लियर होने पे रखा हुआ है। ऑलराइट, सो अगर हम प्राइमरली इस पेपर की बात करें, MSA 2 बेसिकली मैनेजमेंट और कॉम्पिटेंस के हवाले से ये पेपर है। प्राइमरली दो पेपर्स के क्लियर होने पे इसका जो है वो अनलॉकिंग सिस्टम होता है, BFD एंड BMS। BFD एंड BMS, ठीक है। BFD primarily talks about finance decisions and BMS primarily talk about strategy and business management, ठीक है ना। ओवरऑल लेवल पे अगर हम देखें तो ये एग्जाम एक कैलकुलेटिव पेपर, ये कह लो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसमें ज्यादा होता है। 80% BFD इज अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरली जो हमारा सारा एनालिसिस होता है वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप इस तरह से समझें कि इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स का MSA 2 ब्लेंड है, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज से। अगर मैं MSA 2 की बात करूं तो ओवरऑल लेवल पे इस पेपर में क्या क्या टेस्ट होता है। इस पेपर में वो प्राइमरली आपसे BFD की टेस्टिंग कर सकता है, विच इज द कैलकुलेशन वाला पार्ट, विच इज द कैलकुलेशन वाला पार्ट। एंड ये कैलकुलेशन वाला पार्ट MSA 2 में तकरीबन 30% पे कवर करता है। MSA 2 में जो कैलकुलेशन आती है वो कोई इंतहाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होती, BFD के लेवल की कैलकुलेशंस नहीं होती कि वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर या MNS के ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा टफ सा फ्री कैश फ्लोज बना के दे देगा। और सिंस मेरा तो खुद का सब्जेक्ट है, मैं BFD पढ़ाता हूँ, BA में भी अलहमदिल्ला अच्छी खासी ग्रिप है, लेकिन BM स्टूडेंट्स नॉर्मली पढ़ते नहीं है। तो BFD का एरिया, BM का एरिया, अलहमदिल्ला इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर ये MSA 2 की बात बनती है, लेकिन 30% समझ लो MSA 2 के अंदर कैलकुलेशन आती है, ठीक है। बाकी जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव मतलब फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये तकरीबन होता है 70% का। ये MSA 2 की प्राइमरली कॉम्पोजिशन है। सर क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो क्या क्या पूछता है? अच्छा, एक छोटा सा पोर्शन, इसको हम 65 कह लें या 60 कह लें, 65 to 70, 5 से 10% का पोर्शन ना एडवांस इनकम टैक्स का भी होता है। एडवांस टैक्सेशन, एडवांस टैक्सेशन का 5 से 10 नंबर का पोर्शन आता है इसके अंदर। 5 to 10% का जो एरिया टेस्ट होता है वो एडवांस टैक्स का एरिया टेस्ट होता है, ठीक है। एडवांस टैक्स में सर क्या क्या चीजें आ गई, इसके अंदर आपका इनकम टैक्स आ गया, ठीक है। इनकम टैक्स में वो मिनिमम टैक्स पूछ लेता है, मिनिमम टैक्स के अलावा वो लॉसेस वाली चीज पूछ लेता है, ठीक है। वो ACT पूछ लेता है, वो टैक्स क्रेडिट्स पूछ लेता है, इस तरह के कुछ प्राइमरी नेचर के सेक्शंस पूछ लेता है। लेकिन ये अपील के सेक्शंस, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना, ये केस फला कमिश्नर के पास होगा, फिर फला एडिशनल कमिश्नर के पास होगा, फिर असिस्टेंट कमिश्नर के पास होगा, ये सारी बातें इसमें टेस्ट नहीं होती। जो टैक्स के मोटे मोटे एरियाज हैं वो, और फिर सेल्स टैक्स में अगर आप आ जाओ तो थोड़ा बहुत एरिया वो सेल्स टैक्स के हवाले से पूछ लेता है, जो सप्लाईज और इन सारी चीजों में आता है कि कौन सी चीज कौन से स्केड्यूल वगैरह में फॉल करती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आपके पास स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, HR, सस्टेनेबिलिटी, थोड़ा बहुत डेटा एंड IT, ठीक है। मैनेजमेंट की थियरीज, इसको चाहो तो आप लोग अपने पास नोट भी कर सकते हो, मैं टाइम भी दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। मैनेजमेंट की थियरीज, मैनेजमेंट की थियरीज में पॉटर का 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है। फिर इसी तरीके से हो गया पेस्टल एनालिसिस, फिर इसी तरीके से हो गया स्वॉट एनालिसिस,
फिर हो गया आपका अल्लाह भला करे बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में तो उसने बिग डेटा और एनालिटिक्स और आईटी के हवाले से भी कुछ चीजें पूछ ली। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है बैलेंस स्कोर कार्ड, जो जो चीजें मुझे याद आती, सॉरी यार वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कमिंग बैक टू। आई गेस ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने से जूम के वाइट बोर्ड का मसला हुआ एंड just give me a minute. All right. सो हम बात कर रहे थे बेसिकली कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन में हमने कहा कि हमारे पास बीएफडी का जो कैलकुलेशन वाला एरिया है, वो कैलकुलेशन वाला एरिया तकरीबन हमारे पास 30% का होता है, ठीक है। बीएफडी की कैलकुलेशन के साथ साथ जो क्वालिटेटिव एरिया हमारे पास होता है, क्वालिटेटिव एरिया के अंदर वी हैव अबाउट से 60 to 65% एरिया, जिसके अंदर आपकी बीएमएस के तमाम कॉम्पोजिशन और तमाम चीज़ें आ रही होती हैं। फिर आपका चाहे पेस्टल एनालिसिस हो, ठीक है ना, मैनेजमेंट की थियरीज में स्वॉट एनालिसिस हो, बीसीजी मैट्रिक्स हो, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स के साथ साथ ओवरऑल लेवल पे आप इस तरह से कह लें मार्केटिंग, एचआर, सस्टेनेबिलिटी, इस तरह की जो है वो 12 सारी चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं। फिर अगर हम और मज़ीद इसको देखें तो बिग डेटा, आईटी के हवाले से चीज़ें, ठीक है। फिर वेंडर मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अच्छा, बीएफडी के अंदर अगर कैलकुलेशन के एस्पेक्ट से बात करें तो एनपीवी, आईआरआर, एमआईआरआर, ठीक है, पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर तुम्हारे पास एमएनएस का एक बड़ा एरिया आ जाता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का, और कभी कभी थोड़ा बहुत पोर्शन वो फॉरेक्स का टेस्ट कर लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों की नहीं जाता। एपीवी, एपीवी भी बहरहाल यहाँ पे टेस्ट हो सकती है। तो एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया, एमआईआरआर हो गया, पे बैक हो गया, एपीवी हो गया, इस तरह की जो बेसिकली सारी चीजें हैं, ये मोरलेस इस तरह की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर टेस्ट हो रही होती हैं। नाउ फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव अगर हम बात करें तो इन सब चीजों को जो टेस्ट करने का तरीका कार होता है कैप का, यहाँ पर एक इनकम टैक्स वाला एरिया भी था, एडवांस टैक्स का एरिया, एडवांस्ड टैक्सेशन का एरिया। This advanced taxation basically comprised income tax and somewhere sales tax. इनकम टैक्स में ज्यादातर जो चीजें वो पूछता है आपसे वो मिनिमम टैक्स है, ठीक है, टैक्स क्रेडिट्स हैं, लॉसेस हैं, ठीक है, कहीं कहीं विदहोल्डिंग है। ओपन बुक है, आप एक आध किताब जो है वो अपनी इनकम टैक्स की अपने साथ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ वो आपसे एसीटी पूछ सकता है, ठीक है, मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी की बात हो गई, एसीटी की बात हो गई, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, टैक्स के क्योंकि क्रेडिट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। लेकिन अपील के जो सेक्शंस हैं, अपील वगैरह के सेक्शंस और इस तरह के जो सेक्शंस हैं, वो बहरहाल वो आपसे कभी भी नहीं पूछ रहा होगा, और इस तरह की कोई चीज़ ओवरऑल लेवल पे जो है वो नहीं आ रही होती। तो इतनी ज़्यादा टैक्स में इन डेप्थ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्सेशन की चीज़ें हैं। हाँ, वन मोर थिंग, बिल्कुल सही याद दिलाया,
सर एक पॉइंट यहाँ पर और आएगा विच इज बेसिकली ग्रुप टैक्सेशन. ग्रुप टैक्सेशन, ग्रुप रिलीफ. जहाँ ग्रुप कंपनीज होती हैं वहां पर भी ये इस तरह की बात जो है वो कर रहा होता है. तो ये मोटा मोटा एक कंटेंट वाइज ब्रेकअप है जिस तरीके से ओवरऑल लेवल पे इस समझने के MSA 2 के पेपर को डिजाइन किया जाता है. अच्छा, इस पेपर का ओवरऑल मकसद क्या होता है? क्या इस पेपर का ओवरऑल मकसद आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना होता है? नहीं सर, कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट हो चुका. BMS का पेपर आपने दिया, ठीक है, आपने जो है वो BFD का पेपर दिया, यू आर डन विद कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट्स यहाँ मुकम्मल हो गए. मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने एडवांस टैक्स ना भी पढ़ा है ना वो इस अटेम्प्ट में पढ़ रहे हैं? जो ये दोनों कंडीशंस को मीट करते हैं वो यस लिख सकते हैं. ना उन्होंने एडवांस टैक्स पढ़ा है और ना वो एडवांस टैक्स की कंडीशन को मतलब इस अटेम्प्ट में एडवांस टैक्स पढ़ेंगे. कितने लोग हैं ऐसे? कोई भी नहीं है, चलो अल्लाह का शुक्र है. सो एडवांस टैक्स का एक एरिया 5 से 10% का उन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता है जिन्होंने पहले ही पढ़ा नहीं होता. कॉन्सेप्ट वो आपको यहाँ पे टेस्ट नहीं करेगा, वो यहाँ पे आपको देगा केस स्टडी. अब जहां हमने केस स्टडी की बात की तो केस स्टडी का मतलब ये है कि इस पूरे पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं. पहला क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का और इसकी टिपिकली रिक्वायरमेंट्स होती है 5 से 6. फिर दूसरा होता है 25 मार्क्स का और तीसरा भी होता है 25 मार्क्स का. इस तरह से करके ओवरऑल लेवल पे ही आपका 100 नंबर का पेपर बन रहा होता है. और अगर सर आप अगर क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें, 30% से ज्यादा आपको इसमें कैलकुलेशन नहीं मिलेगी. 70% इसके अंदर आपको रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, इस तरीके से ओवरऑल लेवल पे पूरा अपना एनालिसिस प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी. जबकि हमारा एक एक तरीकाकार अक्सर रहा है एशियंस का, तो खासतौर पर एक तरीका रहता है कि एशियंस जो है वो नंबर्स में बहरहाल बहुत अच्छे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली चीजों को लिखने में और एनालिसिस में इन सारी चीजों में इतने अच्छे नहीं होते. आपको बारह बारह MSA 2 के एग्जाम में एग्जामिनर के कमेंट्स में ये चीज मिलेगी कि यार व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन marks are really good, when it comes to text results are pathetic. अच्छा, एक मसला ये भी है हाई कैप का कि हाई कैप कोई खास पैटर्न इसके अंदर नहीं फॉलो कर पाया. अगर आप SBL का पेपर देखेंगे ना या ICW का पेपर जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है वो देखेंगे तो उसका एक पैटर्न बना हुआ है. हमें पता है यार कि वो किस नौयत के सवाल पूछता है, किस तरह की पूछता है. अब आई कैप ने रिसेंट अटेम्प्ट में बिग डेटा टेस्ट कर लिया. एक अटेम्प्ट ऐसी आई थी, कभी भी सेल्स टैक्स नहीं पूछा था, सेल्स टैक्स पूछ लिया. एक अटेम्प्ट ऐसी आई थी, कभी भी इस तरीके से बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, वो पूछ लिया. एक अटेम्प्ट ऐसी आई थी जिसमें पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पूछ लिया. अब पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पूरे CA फाइनल में लोग नहीं पढ़ते लेकिन वो बहरहाल एक अच्छा क्वेश्चन था. BFD की जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें कभी कभी वो रेशियोज भी पूछ लेता है, रेशियोज के साथ फाइनेंशियल एनालिसिस. अब BFD के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो रेशियोज बंदे को याद होते हैं वो या तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है या वो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, वो गियरिंग रेशियो होता है. इसके अलावा ये क्विक रेशियो, मतलब आपका जो है वो एसेट रेशियो, इस तरह के जो डिविडेंड यील्ड, ये जो सारे इस तरह के जो रेशियोज होते हैं ये कम याद होते हैं. PE रेशियो फिर भी लोगों को याद होता है. अर्निंग्स यील्ड, डिविडेंड यील्ड, ये इतना ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों के जहन में नहीं होते रेशियोज. उनको वैक निकालना याद होता है, उनको IRR याद होता है, उनको NPV याद होती है. तो बहरहाल वो MSA 2 के अंदर होलिस्टिकली चीजों को कवर करता है. अगर आप MSA 2 को पास करने की पूछें तो मेरे हिसाब से है दैट इज कवरेज. और कवरेज भी कैसी कवरेज? प्रैक्टिकल कवरेज. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो BMS का सवाल करने के टाइम पे जब प्रैक्टिस का वक्त आता था, ऑनेस्टली बताना है सब लोगों ने ताकि एक आइडिया हो जाए, कितने लोग ऐसे थे जो BMS का सवाल करते थे तो BMS का सवाल करते वक्त उनकी जो सिचुएशन होती थी वो ये होती थी कि बीच में से वो सोल्यूशन देख लेते थे? जी भाई, कितने लोग ऐसे होते थे कि बीच में से BMS का सोल्यूशन देख लिया या करने बैठे और डायरेक्टली सोल्यूशन देख लिया और सोचा ये कि यार मैं अगर होता तो मैं भी शायद यही करता? कितने लोग ऐसे थे? और कौन कौन ऐसे थे सर? एक आया, मैं नाम नहीं लूंगा. चलो, पहला आया फर्स्ट अटेम्प्ट, ये मेरा वाला आंसर है. मैंने भी पहले अटेम्प्ट में यही किया था, तीसरी अटेम्प्ट में लिख के सॉल्व किया तो पेपर पास हुआ. और कितने लोग ऑनेस्टली BMS के पेपर में लिख के सॉल्व करते थे कि नहीं सर मैंने लिखा है, मैं लिख के सॉल्व किया है, मैं लिख के बताऊंगा? जी भाई, कितने लोग ऐसे थे? एक आध आ जाए कोई बड़ी बात है. दिमाग में सोचते
ये दिमाग में सोचने वाले ने किस किस को नहीं मरवाया यार, किस किस को नहीं मरवाया। दिमाग में सोच लेते हैं, दिमाग में सोचने के बाद लिख लेते हैं। चलो 7 कह रहे सर मैंने किए हैं। चलो ठीक है, एक आया आंसर। लिख कर सॉल्व किया था, जबरदस्त यार जबरदस्त। क्या उसका फायदा हुआ लिख के सॉल्व करने का? ये एग्जाम में जाके पहली दफा लिखते तो भी सही होता। ऑनेस्ट ओपिनियन बिल्कुल चाह रहा हूँ, क्योंकि एमएससी 2 की कड़ी यहीं से निकलेगी। फायदा हुआ था, एक और आया ऐसे डायरेक्ट मैसेज पे, फायदा हुआ था, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट टू पास, बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें समझ आ जाती है। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं छोटी सी। एमएसए 2 के साथ या फॉर दैट मैटर किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के साथ ज्यादती क्या होती है? पहली दफा, फर्स्ट टाइम जब इसको लिखा जाता है तब एग्जाम में लिखा जाता है। फर्स्ट टाइम जो इसकी राइटिंग होती है ना, वो इन दी एग्जाम होती है। यार एमएससी 2 का ना 15 से 16 पेजेस का क्वेश्चन पेपर आता है। 15 से 16 पेजेस का सिर्फ क्वेश्चन पेपर आता है। मैं भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, फ्लैश करूंगा तुम लोगों के सामने। जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनके लिए फायदा होगा, जो जिनका रिफ्रेशर अटेम्प्ट है उनके लिए पेपर अप्रोच अभी मैं बता दूंगा, तो पेपर देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहली दफा लोग लिखते हैं एग्जाम में जाके, विच इज रॉन्ग, टेक्निकली रॉन्ग। पूरा केस स्टडी बेस्ड पेपर है, और ये केस स्टडी तुम्हारी 16 से 17 पेजेस के ऊपर फैली हुई होती है। अब घर में उनको आदत होती है क्वेश्चन देख के सोल्यूशन पढ़ने की, कि हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया, अगर हम होते तो हम ऐसे ही लिखते, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, दो कर लिए, बस बहुत है, अब एग्जाम में जाके लिख लेंगे। दे मिजरेबली फेल। दे डोंट ओनली फेल, दे मिजरेबली फेल। उनके नंबर आते हैं फिर 30, 32, 28, 27, 26, 25। कभी कभी तो ऐसे नंबर्स होते हैं वो टीचर्स को बताते ही नहीं। जब पूछते हैं, जो हम लोग पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए थे, क्या हुआ, क्या सिनेरियो बना, तो वो कहते हैं सर जाने दें, मार्क्स को जाने दें, अच्छे मार्क्स नहीं आए थे बिल्कुल भी। मतलब वो 25 से भी नीचे होते हैं अगर वो कह रहे हैं कि अच्छे मार्क्स नहीं आए, और हम आपको बता नहीं सकते। वरना 36 तक भी मार्क्स हो, 35 तक भी हो, स्टूडेंट आपको बता देता है कि सर इतने पे रुके हैं। अगर 35 से नीचे है, 30 से नीचे, तो फिर थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता है आपको बताने में मार्क्स। एमएससी 2 में ये बहरहाल केस होता है। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है। इफ यू आर नॉट राइटिंग इट आउट, अगर आप लिख नहीं रहे तो आप इस पेपर को फेल करने की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज 70% कॉन्टेंट, 70% कॉन्टेंट इस पेपर का एनालिसिस के ऊपर है, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर है, ठीक है, कम्युनिकेशन के ऊपर है, आप अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट, आपके पास अपनी बात को वैलिड प्रूफ करने का क्या आर्गुमेंट है। चंद एक क्वेश्चन जैसे होंगे, यस भी सही होगा, नो भी सही होगा, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर आर्गुमेंट, कि आपके पास रीजनिंग क्या है, आपके पास आर्गुमेंट क्या है। एक प्रैक्टिकल केस स्टडी आपके सामने होगी, कभी आप उस केस स्टडी में फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, ठीक है, कभी आप उस केस स्टडी के अंदर कंपनी के सीईओ होंगे, कभी आप उस केस स्टडी के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, कभी आप डिसीजन ले रहे होंगे एमैल्गेमेशन का, कि भाई ये कंपनी एमैल्गेमेट करनी है नहीं करनी है, कभी आप डिसीजन ले रहे होंगे इन्वेस्टमेंट का, कभी आप डिसीजन ले रहे होंगे लेट्स से डीमर्जर का, ठीक है, कभी आप डिसीजन मेकिंग ले रहे होंगे बिजनेस की स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है ना, और इस तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह करके कर रहे होंगे। ये सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स क्रंचिंग काम नहीं आता। एग्जामिनर कमेंट्स बार बार उठा के देखो, द पासिंग रेशियो पिछले चंद एक अटेम्प्ट्स का अगर मैं आपको एवरेज बताऊं, तो इसका पासिंग रेशियो होता है 30% से 38% के बीच में, 38 to 40% के बीच में। 30-40% का पासिंग रेशियो होता है। चंद एक दफा 40 से ऊपर गया है, बहुत ज्यादा कोई 40 से ऊपर वो पासिंग रेशियो इसका गया नहीं है। 30 से 38% के बीच में इसका पासिंग रेशियो होता है। 100 लोग ये पेपर देते हैं, वैसे ही एमएससी 2 का पेपर देने वाले लोग कम होते हैं, और उसमें से भी बहरहाल फिर कम लोग पास हो पाते हैं। अगर आप लिख नहीं रहे, आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर आप इस तरह से कोई चीज नहीं कर रहे, तो फिर वो बेसिकली क्लासेस लेना ना लेना आपके लिए बराबर है। कल एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सो बोला सर मैं एमएससी 1 एमएससी 2 की क्लासेस लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ, किस तरह से करूँ। मैंने बोला देखो, अगर तुम टाइम चाहते हो कि तुम्हें एक एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर तरीके से जो सॉल्व हो जाए, सब कुछ मैं समझ लूँ, डायरेक्शन मिल जाए पेपर का, तो तुम बेशक क्लासेस लो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ड्राफ्टिंग करने की आदत है, तुम घर में बैठोगे तो ऑनेस्टी के साथ, ध्यानदारी के साथ ड्राफ्टिंग कर सकते हो, एक डायरेक्शन तुम्हें पेपर की मिल सकती है, तुम किताबों को छान सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को, फिर बहरहाल तुम्हारे लिए कोई इतना ज्यादा इतना बड़ा मसला नहीं है। क्योंकि एमएससी 2 के अंदर बेसिकली आई कैप की स्टडी टेक्स्ट नहीं मौजूद, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट नहीं है। जो स्टडी टेक्स्ट हम यूज करते हैं वो आईसीडब्ल्यू की यूज करते हैं। अच्छा, आईसीडब्ल्यू की स्टडी टेक्स्ट में फिर एक मसला क्या है,
आईसीडब्ल्यू का जो ये पेपर है टॉप लेवल का, इसके अंदर ऑडिटिंग भी आता है। तो आप अगर आईसीडब्ल्यू का कोई क्वेश्चन पिक कर रहे हैं और उसमें उसने ऑडिटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूछी हुई है, तो वो आपके एमएसए 2 के लिए रेलिवेंट नहीं है, वो एमएसए 1 के लिए रेलिवेंट है। वो एमएसए 2 के लिए बाहर रेलिवेंट नहीं है, वो एमएसए 1 के लिए रेलिवेंट है। और इसी तरीके से जो आई कैप की है, एक प्रैक्टिस बुक है जिसमें आई कैप ने आईसीडब्ल्यू के शान से क्वेश्चन छापे हुए हैं, और दूसरी किताब आपकी एडिशनल प्रैक्टिस बुक है। एडिशनल प्रैक्टिस बुक है, ठीक है सर। हम इसको किस तरीके से लेके चल रहे होंगे, हम इसको किस तरीके से कवर कर रहे होंगे, हमारा क्या एक तरीकाकार होगा, क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी, देखो मैं तुम्हें सिंपल बता देता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं 1 अगस्त, संडे हो गया, ठीक है। अगस्त में हमारे पास निकलते हैं टोटल 4 वीकेंड्स। मैं अभी जरा कैलेंडर पे भी देख लेता हूँ ताकि मैं बिल्कुल क्लियर कट तुम्हारे सामने बात कर लूँ। 7 to 8 वाला एक वीकेंड है, 14, 15, 21, 22 और 28, 29, ठीक है। 4 वीकेंड्स हमारे पास अगस्त में। इसमें से एक वीकेंड जब मेरा CFA लेवल 1 का एग्जाम है, वो एक वीकेंड में ऑफ रखूंगा, मैं अभी से बता रहा हूँ। 24 को मेरा पेपर है, दैट इज ट्यूसडे। तो इंशाल्लाह ताला उससे 2 दिन पहले वाला जो वीकेंड होगा, वो एक वीकेंड तुम्हारा ऑफ होगा। बाकी हर वीक इंशाल्लाह तुम्हारी हर वीकेंड पे क्लास लग रही होगी, सही। सो मोर और लेस अगस्त में तुम्हारे 3 वीकेंड्स होंगे, सितंबर में तुम्हारे 4 वीकेंड्स होंगे, अक्टूबर में तुम्हारे 4 वीकेंड्स होंगे। ये कुल मिला के 4 + 4 + 3, 11 वीकेंड्स। और इस 11 वीकेंड्स पे मोर और लेस तुम्हारी लॉकडाउन वॉकडाउन के मसले ना हो, इस तरह के इश्यूज ना हो, मुहर्रम वगैरह का कोई इशू ना हो, तो 20 से 22 क्लासेस तुम्हारी टोटल लग रही होंगी। और तुम 2.5 आवर्स एक क्लास के एवरेज लगा लो, तो 25 इंटू 2.5, 25 इंटू 2.5। यार ये बीच में फोन किसका आ रहा है। तकरीबन 65 घंटे का कोर्स होगा, तकरीबन 65 आवर्स का। इस 65 आवर्स में हम कर क्या रहे होंगे, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ तुम्हें बता रहा हूँ। हम इस 65 आवर्स में हर क्लास के अंदर 1 to 2 क्वेश्चंस इन ईच क्लास हम पिकअप कर रहे होंगे। अगर 50 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, जो आई कैप का क्वेश्चन 1 होता है, तो उसमें पूरी एक क्लास चाहिए होगी हमें। और अगर 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो उसमें कभी डिपेंडिंग, कभी एक क्लास की जरूरत होगी, कभी हमें आधी क्लास के अंदर वो क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट होती है, मैं MSc 2 के प्रीवियस बैचेस भी पढ़ा चुका हूँ। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन रीड करके उसी वक्त, ये नहीं कि होमवर्क में देता हूँ, उसी वक्त जूम पे अपने आप को पॉज पे डालता हूँ और उनसे कहता हूँ, स्टूडेंट से कहता हूँ कि यार आप इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके माइक पे आपका आंसर पढ़ो आप। मैं माइक की इजाजत भी देता हूँ। इस माइक की इजाजत का मैंने कुछ खमियाजा भी भुगता है। वो बाहर के आउटसाइडर्स आ जाते हैं, वो माइक पर उल्टी सीधी बदतमीजी करते हैं, लेकिन आप और मैं, हम सब कराची में रहने वाले हैं, हमें पता है यहाँ लोगों के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तकलीफ दे चीजें होती हैं, लोग निकलवाते नहीं है। तो बहरहाल ऐसी तकलीफ दे चीजें इस बैच में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन समझाने का मकसद ये कि मैं माइक पे बोलने का टाइम दूंगा और माइक पे पूरा एक्सेस अलाउ करूंगा। लेकिन होता ही है कि जैसे ही मैं उसका टाइम देता हूँ, लिखने का टाइम देता हूँ, प्रैक्टिकली ये बात बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स ने मुझे रिजल्ट के बाद ये बताया है, वो फेसबुक का लाल नोटिफिकेशन का मार्क आया, वो वहां निकल जाते हैं, सही है। या वहां निकल जाएंगे, या इंस्टाग्राम पे निकल जाएंगे, या व्हाट्सएप पे निकल जाएंगे, किसी को जवाब दे रहे होंगे, या मोबाइल पे अगर क्लास ले रहे हैं तो किसी का कोई फोन आ गया, फला मसला हो गया, ये हो गया, पानी पीने उठ गया, अम्मी को जवाब दिया, अब्बा को जवाब दिया, बहन को जवाब दिया। ये सारे काम करने के बाद जब उन्हें एक अंदाजा होता है कि यार अब सर सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, वो वापस आ जाता है। मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ब्लैक बोर्ड और एक चौक पकड़ के मैं पूरा आंसर तुम्हें MSc 2 का ड्राफ्ट कराना शुरू करूँ? ये पॉसिबल नहीं है। 50 नंबर का क्वेश्चन, उसकी अगर मैं ड्राफ्टिंग करने जाऊं और ओवरऑल लेवल पे उसकी मतलब एक सोल्यूशन डिस्कस करना एक अलग बात है कि आपको पॉइंटर्स बताए, आपको मेन मेन पॉइंट्स बताए, आपको सोचने का तरीका बताया कि देखो इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन में ऐसे सोचा जाएगा, इस सिचुएशन में ऐसे सोचा जाएगा, यहाँ अगर इस तरह की बात आए तो इस तरह से करो। मैं तुम्हें मल्टीपल क्वेश्चंस करवाऊंगा। यानी यूं समझ लो कि अगर हमारी 20 से 22 क्लासेस हैं, तो हमारे तकरीबन 26 से 30 क्वेश्चंस हो रहे होंगे। और इन क्वेश्चंस को बाकायदा तौर पर हम क्लास में रीड करेंगे, रीड करके हम उनको डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके हम इंशाल्लाह ताला उनका सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। फिर अगर हमारे पास एंड में वक्त बचता है तो हम BM की, BFD की, इस तरह की कुछ टॉपिक्स की समरीज भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपना BFD का रजिस्टर निकाल के अपने पास रख लो। अगर एक आध अटेम्प्ट पहले क्लियर किया था, BFD रजिस्टर अभी कहीं और पड़ा हो तो निकाल के अपने पास रख लो। अपना BMS का
जो भी तुम्हारा मटेरियल है, जिसमें भी तुमने अपने हाथ से चीजें लिख के प्रैक्टिस की है, चाहे वो समरी हो चाहे वो, ये दोनों अपने पास रख लो और इनको तुम्हें सिर्फ स्किम करना है, स्किम थ्रू। एक दफा बस हल्का फुल्का सा देख लो। ये वीक का टाइम है, अगली क्लास हमारी इंशाल्लाह फ्राइडे या सैटरडे को लग रही होगी मोस्ट लाइकली। एक वीक का टाइम है, इस वीक के टाइम में जितना तुम इसको एक स्किम थ्रू समझते हो, ऊपर ऊपर से चीज को देखना, ऊपर ऊपर से बस देख लो। हाँ यार क्या था, किस तरह से किया था, कैसे किया था, ये वो बस। कोई कोर कॉन्सेप्ट में नहीं जाना। हाँ एपीवी एक ऐसी चीज थी, हम उसमें फाइनेंसिंग के इफेक्ट को इग्नोर कर देते थे। हाँ एनपीवी के अंदर टोटल निकलता है। आईआरआर इज बेसिकली द रेट जहाँ पे एनपीवी जीरो हो जाती है। एमआईआरआर के अंदर ये फर्क होता था कि अजम्पशन चेंज हो जाती थी, री इन्वेस्टेड आईआरआर नहीं होता था। इस तरह से छोटा छोटा स्किम थ्रू करना है। और ये स्किम थ्रू में भी बहुत ज्यादा डिटेल में कोई तुम पोर्टफोलियो थ्योरी में चले गए या तुम सीएपीएम की साइंस में चले गए, सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये सारी चीजें नहीं करनी। इसने एक दफा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी पूछ लिया था एमएससी 2 में। अब वो लॉ का एरिया है, मतलब ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ, पता नहीं क्या चीज उसके जहन में आई कि उसने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस उठा के एमएससी 2 के अंदर पूछ लिया, राइट। तो ये भी बहरहाल एक मसले वाली सिचुएशन बन जाती है कि उस तरह की और चीजें पूछ लेते हैं, लेकिन बहरहाल किताब आप लेके जाते हैं सब, तो काफी हद तक वो हेल्प हो जाती है। वो कोई इतना बड़ा मसला फिर वहां पे बना नहीं था स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन समझने की बात ये कि तुम अपना बीएफडी का रजिस्टर और बीएमएस का मटेरियल इनको स्किम थ्रू करो, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, वो एरिया मुकम्मल होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 फोर्सेस मॉडल एक सवाल में करवाया, तो 5 फोर्सेस मॉडल पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, उसके की सेलिएंट फीचर्स बताऊंगा। हो सकता है हम कोई शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे उनकी देख लें, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर ऑडियो शेयर कर दूं। हो सकता है मैं कोई समरी चार्ट इस तरह का मैं बना के दे दूं, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज है। अब तुम एंड में जब ये पूरा कोर्स मुकम्मल हो जाता है, तुम प्रिपरेशन के लिए बैठते हो, अब तुम दोबारा से अपना बीएफडी और बीएम का रजिस्टर उठाओ और दोबारा से रजिस्टर उठा के देखो कि यार कौन कौन सी चीजें हैं जो सर ने अपने क्वेश्चंस में कवर करवा दी थी, और कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी तक बहरहाल कवर किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं हुई। लेट्स से तुम कहते हो कि यार एचआर की ये वाली जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी अभी तक किसी क्वेश्चन में कवर नहीं हुई, फिर तुम उसको स्किम कर लो। लेकिन कहीं पे भी रट्टा लगाना, याद करना, कैलकुलेशन पे बिल्कुल लपक के पहुंच जाना कि नहीं मैं सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लूं, ये चीजें छोड़ दो। एमएससी 2 में देयर इज नथिंग टू रोट लर्न। एमएससी 2 में देयर इज नथिंग टू, लेट्स से आपको मगअप नहीं करना है, आपको अपने जहन में बिठाने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी हैंडल कैसे होती है ये समझना है। केस स्टडी हैंडल कैसे होती है समझना। अच्छा केस स्टडी होती क्या है, तुम्हें उसने केस स्टडी दे दी पूरी, उस केस स्टडी में 5 to 7 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। और उन 5 to 7 पैराग्राफ्स की उसने तकरीबन समझ लो कोई 5 रिक्वायरमेंट्स बना के दी है, ठीक है। अच्छा ये जो 5 to 7 पैराग्राफ्स है ना, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा हूँ। मुझे किसी ने चैट पे क्या लिखा है ये, सर बीएफडी में मैक का पोर्शन रिवाइज करने की नीड है, कैन आई कैप आस्क दैट एरिया। राहील हिस्टोरिकली तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत ज्यादा मैक की किसी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में चला जाए, लेकिन थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, ऐसी अगर कोई चीज, फोरकास्ट वगैरह अगर ऐसी कोई चीज वो देता है, तो बेसिक सेंस बजटिंग का तुम लोगों को पता है। डेटा गिवन है, गिवन डेटा से तुम्हें लेजर्स बनाने हैं, बजटिंग के नंबर निकालने हैं। बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं टेस्ट करता, वो सही मायने में ना तुम्हारी एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट करता है। वो कभी भी तुमसे ये टेस्ट नहीं करेगा कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, वो तुम्हें पता है, तुम पास करके यहाँ तक पहुंचे हो। वो ये टेस्ट करेगा तुमसे कि भाई जब कंपनी बंद करनी होती है, जो शटडाउन पॉइंट होता है, उसको कैसे डिसाइड किया जाता है। या एक कंपनी को एक्वायर करते वक्त फ्री कैश फ्लोस तो देख लिए, लेकिन फ्री कैश फ्लो से ज्यादा वो अदर फैक्टर्स कौन से हैं तो उस कंपनी की एक्विजिशन से पहले बार मुझे देखने चाहिए। ये वाली चीज वो तुमसे पूछ सकता है, सही है। वर्किंग कैपिटल नहीं, इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डिटेल में वर्किंग कैपिटल उसने कभी नहीं पूछा, और ना मुझे लगता है कि वो इतना ज्यादा डिटेल में जाएगा कि वो वर्किंग कैपिटल की पॉलिसीज के बारे में तुमसे जो है वो उसके हवाले से बात करे, ठीक है ना। सेंसिटिविटी, यस यार ये बिल्कुल अच्छा लड़के ने याद दिलाया, वासिफ ने। सेंसिटिविटी, ये बीएफडी की कैलकुलेशन में वो सेंसिटिविटी एनालिसिस पूछ लेता है। तो एनपीवी की, सेल्स प्राइस की, प्रोजेक्ट लाइफ की, आईआरआर की, इनकी सेंसिटिविटीज, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला मैं करवाऊंगा तो हम उसमें सेंसिटिविटीज को कवर भी करेंगे। तो आपने क्या करना है, सीक्वेंस क्या रखना है जो अब तक समझ में आया। एक दफा ना पहली क्लास से पहले अपना बीएफडी का रजिस्टर और बीएमएस का मटीरियल 3-3 घंटे लगा के, बहुत ज्यादा नहीं, 3-3 घंटे लगा के ऊपर ऊपर से स्किम कर लो, बस थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही हैं जहन में। हाँ यार फ्री कैश फ्लोस टू द फर्म क्या होता था, फ्री कैश फ्लोस टू द इक्विटी क्या होता था, किसको वैक से डिस्काउंट करते थे, किसको केई से डिस्काउंट करते थे, वैक के अंदर कितने एलिमेंट्स होते थे, फिर केडी का क्या मतलब होता था, केई का मतलब क्या होता था। ऐसे करके तुम पूरा बीएफडी का रजिस्टर 1.5 घंटे में घुमा लोगे,
स्किम कर लोगे 1.5 से 2 घंटे में। एक दिन बैठो बीएफडी ऊपर ऊपर से देख लो, एक दिन बैठो बीएमओ ऊपर ऊपर से देख लो। और मतलब मैं तुम्हारा जो फैमिली का और घर का टाइम है ना, वो भी तुमसे नहीं मांग रहा। अगर तुम करीम में ट्रैवल करते हो या अपनी पर्सनल गाड़ी में मतलब ड्राइवर के साथ ट्रैवल करते हो, तो जो ट्रैवलिंग टाइम है उसी में स्किम कर लोगे। अक्सर हमारा ट्रैवलिंग टाइम में जो तरीकाकार होता है वो ट्रैफिक को गालियां देने में निकल जाता है कि ट्रैफिक ऐसी ट्रैफिक वैसी। एक टाइम तक मैं भी यही करता था, गाड़ी चलाते हुए मुझे बड़ा वो होता था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं ये वो। फिर मैंने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढ ली, अब मैं कोई ऑडियो बुक लगा लेता हूँ या मैं कोई यूट्यूब की कोई वीडियो गाड़ी में लगा लेता हूँ। पूरे महीने का मेरा खर्चा 600 रुपये होता है एक्स्ट्रा, सिंपल। इंटरनेट पे जो 3G मेरा खर्च होता है, 4G खर्च होता है गाड़ी में इस्तेमाल करते हुए, वो कुल मिला के 500-600 रुपये होता है। लेकिन मैं अपने जहनी एक तरीके से सुकून में होता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस सारा का सारा उस ऑडियो पे होता है या उस यूट्यूब की वीडियो पे होता है जो गाड़ी में चल रही है। बाकी मैं अपने सबकॉन्शियस में ड्राइव कर रहा होता हूँ जैसे नॉर्मली लोग ड्राइव कर रहे होते हैं। तो बहरहाल वो जो तुम्हारे टाइम पीरियड है ना, अगर तुम किसी के साथ इस तरह ट्रैवल करो कि करीब में हो या ड्राइवर के साथ हो, तो तुम उस टाइम पे वो चीज़ कर लो। अगर तुम खुद ड्राइव करते हो या खुद बाइक वगैरह चला के घर जाते हो ऑफिस से, इस तरह से कोई सिनेरियो है, तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं, घर पे आके थोड़ा अपना टाइम निकाल के कर लेना। लेकिन मतलब मैं तो कहता हूँ अगर खाना खाते हुए भी थोड़ा सा आप अगर हिस्ट्री को स्किम कर लो ना, तो खाते खाते भी ये चीज समझ में आ जाएगी, हल्का फुल्का सा स्किम हो जाएगा। कोई स्पेशल इसके लिए अलग से अभी टाइम निकाल के अपनी कोई वो ना करो। तुम लोग के क्लाइंट्स भी चल रहे होंगे, जून का ईयर एंड अभी फाइनलाइज हो रहा होगा, कुछ लोग लेट सेटिंग कर रहे होंगे, कुछ लोगों की आसानी होगी, कुछ की नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा मैं भी टाइम देने की बात नहीं कर रहा। पहले मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस शुरू करो। शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो ज्यादा मैं तुम्हें ड्राफ्ट करने के लिए नहीं फोर्स करूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल नया नया होगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी आदत डलेगी। सो मे बी ऑन अ 4th क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे मैं तुम्हें बोलूँ कि यार ये वाला पार्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अब इसको लिखो। और लिखने के बाद कोई माइक पे अगर पढ़ना चाहता है अपने आंसर को, या उस वक्त व्हाट्सएप पे भेजना चाहता है कि मैं क्लास के दौरान पढ़ लूँ, तो वो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल प्रिपरेशन के टाइम पे, बिल्कुल प्रेपरेशन के टाइम पे कि अब लीव्स हैं, एग्जाम्स हैं, उसमें आड़े टेढ़े इतने अजीब से ड्राफ्ट करके भेजते हैं क्वेश्चन। तो बंदा बोलता है यार इसे अंग्रेजी लिखना नहीं आ पा रही, ये क्या एक रिपोर्ट राइटिंग और ईमेल राइटिंग करेगा। 4 महीने का वक्त मिला तब इस चीज को इम्प्रूव नहीं किया, कभी जिंदगी में ड्राफ्टिंग पे टाइम नहीं दिया। और अब बिल्कुल जब आखिरी पीक आया हुआ है तो वो कह रहे हैं सर आप कुछ ऐसा करें कि मतलब एक समंदर मेरे दिल के अंदर पूरे इल्म का ऐसा कुछ कर दें। ये नहीं हो सकता भाई। मतलब वो क्या कहते हैं, वो एक बड़ा जबरदस्त शेर है ना कि वक्त करता है परवरिश परसों हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो आपका सीए करने का हादसा है, ये भी एकदम से नहीं होगा, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी सिचुएशन आपको पता है इस तरह से करनी पड़ती है। अच्छा एक गोल्डन चीज बताता हूँ, बहुत कम लोग तुम्हें ये हाईलाइट करके बताएंगे, लेकिन मैं एक चीज तुम्हें बताऊं। MSc 2 का एक हवा क्या मचा हुआ है कि यार 16 से 17 पेजेस का पेपर है, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे ना तो इसका एक तरीकाकार ये होता है कि क्वेश्चन के पीछे अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स का प्लूरल होता है अपेंडाइसिस। एक होगा तो अपेंडिक्स कहलाएगा, एक से ज्यादा होंगे तो अपेंडाइसिस कहलाएंगे। अपेंडाइसिस 1, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 4, अपेंडिक्स 5। यकीन करो ये जो रिक्वायरमेंट होती है ना, 5 रिक्वायरमेंट्स, ये 5 से 7 पैराग्राफ इसने शुरू में दिए, फिर ये पीछे अपेंडाइसिस देता है सारे। अपेंडिक्स 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। बिलीव मी हर रिक्वायरमेंट एक अपेंडिक्स से जाके मिल रही होती है। ये 1 है तो ये शायद रिक्वायरमेंट 1 को ट्रिगर कर रहा होगा, ये शायद रिक्वायरमेंट 3 को ट्रिगर कर रहा होगा, ये शायद रिक्वायरमेंट नंबर 5 को ट्रिगर कर रहा होगा, ये शायद रिक्वायरमेंट नंबर 4 को ट्रिगर कर रहा होगा, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 को ट्रिगर कर रहा होगा। यानी ऐसे समझो कि 4-4, 5-5 नंबर के ये 5 सवाल है। एक उसने तुम्हें अपेंडाइसिस दिया, उसमें तुम्हें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दे दिया, और तुम्हें रिक्वायरमेंट में ये लिख के दिया कि भाई तुम इस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के ऊपर रेशियो एनालिसिस करो। फिर तुम्हें दूसरी रिक्वायरमेंट दी, दूसरी रिक्वायरमेंट तुम्हें लिख के दिया कि जीपी के ऊपर कमेंट करो कि ग्रॉस प्रॉफिट पे परसेंटेज पे तुम्हारा क्या कमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट तुम्हें दी कि सेल्स को बढ़ाने के लिए कंपनी जो पॉलिसीज अपना रही है, आपको क्या लगता है क्या वो पॉलिसीज ठीक है या नहीं। चौथी रिक्वायरमेंट तुम्हें दी कि इनकम टैक्स के फलाने सेक्शन के हिसाब से इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा। और पांचवी कमेंट्री तुम्हें दी कि बोर्ड इन चंद एक फैक्टर्स पे सोच रहा है, आप बताएं आपकी राय इसके बारे में क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पांचवी रिक्वायरमेंट गलत करता हूं तो मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट्स नॉट द केस। मैं पहली रिक्वायरमेंट को पहली रिक्वायरमेंट समझ के चलूं कि हाँ ठीक है यार एक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उसने मुझे एक अपेंडिक्स दे दिया। यानी आम एग्जाम में जैसे तुम एक 7-8 नंबर का क्वेश्चन या 7-8 नंबर का एक पार्ट ए पार्ट बी अलग से हैंडल करते हो ना, यहाँ पे भी बस अलग से हैंडल करो उसको।
अप्रोच वही रखो जहन में, ठीक है। केस पूरा एक कंबाइन है, कैरेक्टर्स के नाम होंगे उसमें, डायरेक्टर्स के नाम है, सीएफओ का नाम है, वो नाम पूरे सवाल में एक ही रहेगा, वो कंपनी का नाम पूरे सवाल में एक ही रहेगा, वो मैनेजमेंट पूरे सवाल में एक ही रहेगी, लेकिन हर रिक्वायरमेंट को सेग्रीगेटेड तौर पे साइलोज में, साइलोज मतलब वो कभी सीमेंट की किसी ने मिल देखी हो तो बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, साइलो नंबर 1, साइलो नंबर 2, साइलो नंबर 3, हर सिलेंडर में अपना अपना सामान जो स्टोरेज जो है वो पड़ी हुई होती है। तो आपको भी उसको एक अलग अलग साइलो में देखना है, यार ये रिक्वायरमेंट 1 है, ये मुझसे ये मांग रही है, ठीक है मैं इसको ऐसे कैटर करूंगा, ये रिक्वायरमेंट 2 है, मुझसे ये मांग रही है। ये अपने जहन से निकाल दो कि अगर रिक्वायरमेंट 5 तुम्हारी ठीक नहीं हुई तो तुम्हें रिक्वायरमेंट 1 के मार्क्स नहीं मिलेंगे। MSc 2 के एक बड़े क्वेश्चन को एक बड़ा क्वेश्चन मत समझो, छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन समझो, और छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चंस करने की हमें आदत है। टिपिकली हमारे बीएफडी के पेपर में 5 सवाल होते हैं, हर सवाल की 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, तो कुल मिला के कुछ ऐसी सिनेरियो बनता है कि कोई 10 सवाल बन जाते हैं। तो MSc 2 में भी तो यही है, पहला सवाल है कोई 3-4 रिक्वायरमेंट्स है, दूसरा है 3 रिक्वायरमेंट्स है, चौथा है 4 रिक्वायरमेंट्स है, तो 10-12 रिक्वायरमेंट्स में ये भी पेपर पूरा हो गया। तो ये 10-12 रिक्वायरमेंट्स अलग अलग आइसोलेशन में, लेकिन पीछे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर हैं, सिचुएशन हैंडल करना आती है, रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, राइटिंग एबिलिटी अच्छी है, एक्सप्रेस करना अच्छा आता है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए वोकैबुलरी अच्छी पता है, क्लैरिटी के साथ लिख सकते हो, मैथमेटिक्स पे ग्रिप है, इंग्लिश पे ग्रिप है, तो वो इंशाल्लाह ताला फिर बहुत अच्छा एक रिजल्ट निकालने में let's say supportive साबित होता है। So do you have any summaries of BFD BM which might be easier for us to recall the concepts? ये summaries आपको at the end काम आएंगी, एंड में काम आएंगी, जब आप सारा कुछ कर चुके होंगे तो एक समरी का स्नैप होगा जिससे आपको पूरा इवेंचुअली याद आएगा। बीएफडी की समरी के लिए तो मैं आपको कहूंगा जो आपके रेलेवेंट टीचर की फॉर्मूला बुक थी वो उठा लो, चाहो तो मुझसे मेरी बीएफडी की फॉर्मूला बुक ले लो, उसको पढ़ना चाहो उसको भी पढ़ लो, उससे हो सकता है अगर आपने बीएफडी मुझसे नहीं भी पढ़ा तो एक फ्रेश लुक आपको मिल जाएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं छोटे छोटे पैराग्राफ में, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ। अब ये नहीं हो सकता कि वो तुमसे MSc 2 में बोले मनी मार्केट हेज बना के, तो मनी मार्केट हेज नहीं बनवाएगा वो तुमसे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक सेंस बनवा लेगा कि यार यहाँ पे कौन सा लेट्स से फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए, ऑप्शंस यूज करें यहाँ पे, या मनी मार्केट हेज यूज करें, या फॉरवर्ड यूज करें, तो आपने अपने आर्ग्यूमेंट में बता देना है कि देखिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट बेहतर लग रहा है ये यूज कर लें, उसकी कोई इन डेप्थ कैलकुलेशन वो तुमसे नहीं पूछेगा। तो बहरहाल ये एंड में चीजें काम आएंगी, लेकिन बीएफडी की समरी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि बीएफडी की जो फॉर्मूला बुक है उसको यूज कर लो, बीएम की समरी के हवाले से अगर कुछ हो सकता है तो उसको इंशाल्लाह ताला फिर हम इस तरह से देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक पेपर के स्ट्रक्चर पे बात हुई, पासिंग रेशियो पे बात हुई, एग्जामिनर कमेंट्स में बार बार वो ये कहता है कवरेज पूरी नहीं होती, कैलकुलेशन अच्छी होती है, राइट अप अच्छे नहीं होते, लिखने में क्लैरिटी नहीं होती, चीजों को आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ होता। ये मुस्तकिल एग्जामिनर कमेंट्स में इस तरह की बात आ रही है। हाँ साइम कहते हैं सर कुड यू प्लीज शेयर योर बीएफडी की समरी ऑन द ग्रुप इफ यू हैव इट इन सॉफ्ट, बिल्कुल मेरे पास सॉफ्ट में रखी हुई है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर कर लूंगा, आप वो पढ़ सकते हैं, और आगे भी आपको किसी को शेयर करनी है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई भी आपका दोस्त हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको आपको लगता है कि यार इनके काम आ सकती है, यू कैन शेयर दैट ऑनवर्ड्स, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रुबास। अरे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रुबास। Sorry, I've joined just now. I'm confused regarding BMS portion that whether study text will be required for solving that portion to get memorized. यार रुबास में काफी डिटेल में इसके ऊपर बात करके आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन इस तरह से समझो कि अभी जो तुमने बीएफडी का अपना मटेरियल प्रिपेयर किया है उस मटेरियल को एक दफा स्किम थ्रू कर लो, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते चले जाएंगे हम बीएम की वो चीजें रिवाइज करते चले जाएंगे, फिर जो चीजें रह जाएंगी वो तुम एंड में अपने तौर पर जो है मुकम्मल कर सकते हो। सर व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर बीएम, हम किस तरह स्किम करें? आई एम ऑलवेज कंफ्यूज व्हाट टू स्किम इन बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बिजनेस मैनेजमेंट में अमूमन हमने समरीज या इस तरह की कोई चीज बनाई नहीं होती, और हमने पास पेपर्स ही याद किए होते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था, हो सकता है आज भी स्टूडेंट्स यही कर रहे हो कि यार पास पेपर्स कर लो, पास पेपर्स याद कर लो, बीएम का पेपर निकल जाएगा। तरीका कार ये होना चाहिए कि आपकी जो बीएम की बुक है ना, कुल मिला के बीएम की बुक समझो कितने पेजेस की होगी, 200-250 पेजेस की होगी, हर पेज उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हर समरी से जो मॉडल्स है ना, बड़ी बड़ी थियरीज हैं, पेस्टल हो गया, स्वॉट हो गया, बीसीजी हो गया, पॉस्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल हो गया, और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हो गई, एचआर की स्ट्रैटेजीज हो गई, थोड़ा बहुत उसके अंदर जो आईटी का पोर्शन है वो हो गया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के मेन मेन बड़े बड़े फैक्टर्स हो गए,
इनको आप एक दफा देखते हुए गुजर जाए, इनकी इन डेप्थ रीडिंग, इनका रट्टा लगाना, इसकी बात नहीं कर रहा, इनको देखते हुए गुजर जाए। अगर मैं वहां से पूछूं कि यार 5 फोर्सेस क्या होते हैं, तो आपको मोटा मोटा पता हो गया यार 5 फोर्सेस ये चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपको पता हो यार एक कैश का होता है, एक प्रॉब्लम चाइल्ड होता है, एक डॉग होता है, एक बिल्कुल हाई ग्रोथ वाली कैटेगरी होती है जिसमें मार्केट भी ग्रो कर रही होती है, आप भी ग्रो कर रहे हो, तो स्टार प्रोडक्ट कहते हैं उसको। इस तरह से आपको मोटा मोटा 2 लाइन में 3 लाइन में पता हो, फिर जब उसको अप्लाई करोगे ना एक दफा इंशाल्लाह ताला, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एमएसए 2 की एग्जांपल समझो, एमएसए 2 की एग्जांपल समझो, बीएफडी की भी मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि यार जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक शख्स को बोलूँ ना कि यार गाड़ी चलाने का तरीका याद कर लो, तो वो बेचारा इतनी बार उसको याद करेगा, फिर 3 महीने बाद भूल जाएगा, फिर 2 महीने बाद भूल जाएगा, फिर 3 महीने बाद याद करेगा, फिर 2 महीने बाद भूल जाएगा। एक दफा तुम उसको गाड़ी चलाने के लिए दे दो, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उसने गाड़ी चला ली, उसका हाथ सेट हो गया, उसको रोड सेटिंग समझ आ गई, रोड सेंस आ गया, अब वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि ड्राइविंग किस चीज को कहते हैं। लिटरली वो कभी भी नहीं भूलेगा। मेरे साथ हुआ था कि ड्राइविंग में तकरीबन 8-10 महीने का गैप आ गया था, सिंस आई वाज नॉट इन पाकिस्तान, वहाँ लाइसेंस नहीं था। तो मैं जब वापस आया तो मैं सोच रहा था पता नहीं सही से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट व्हेन आई वाज ऑन इट, आराम से चीजें हो रही थी, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं था। तो एमएससी 2 इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन, अप्लाइंग योर कॉन्सेप्ट। आज तक पढ़ लिया बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, अब अप्लाई होकर डिसीजन कैसे लिया जाता है। आज तक पढ़ लिया फ्री कैश फ्लोस क्या है, अब अप्लाई करके डिसीजन कैसे लिया जाता है। आज तक पढ़ लिया सिनर्जी किसको कहते हैं, अब अप्लाई करके डिसीजन कैसे लिया जाता है। being the board of directors, being the persons who, let's say, lead the organization, or those who are charged with governance basically, वो ओवरऑल लेवल पे उसको कैसे गेटर करके चलते हैं, ये बेसिकली हमें यहाँ पे देखना समझने की जरूरत है। बिल्कुल साइम, तुम सही कह रहे हो, स्कोर कार्ड का जिक्र हुआ था, बैलेंस स्कोर कार्ड का, बिग डेटा का नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ राइल बिल्कुल सही कह रहे हो, डिस्क्लेमर था एक इसके ऊपर। एनी स्टूडेंट्स हैव समरीज ऑफ बीएमएस वेदर एनी ऑफ टीचर्स आर प्रिपेयर्ड, प्लीज शेयर ऑन व्हाट्सएप। बिल्कुल, अगर आपके पास कोई इस तरह की समरीज हो, कोई इस तरह की चीज हो, यू कैन शेयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। आर देयर एनी अदर कॉन्सेप्ट्स दैट वे टू। साइम मैं उसके हवाले से जो है वो गो थ्रू कर लेता हूँ, और गो थ्रू करके अगर इस तरह की और कोई चीज होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला क्लास में डिस्कस कर लूंगा। टॉप ऑफ द हेड अभी इस तरह की कोई चीज मेरे जहन में नहीं है, सही है। अब अगर तुम लोग कहो तो मैं पेपर का एक टूर करा दूं तुम्हें। हम 6:45 तक क्लास रखेंगे, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, तो 6:45 तक हम क्लास रखेंगे, 6:45 बजे मैं इंशाल्लाह फिर असर की नमाज अदा कर लूंगा। तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो पेपर का टूर करें। सर डर लग रहा है पेपर ढूंढने में। ये कौन है जिसने मेरे मतलब इस मीटिंग के पासवर्ड को अपनी यूजर नेम बनाया हुआ है, FC9DOE। मेरे ख्याल से मेरी आईडी का पासवर्ड है ये। बहरहाल कोई मसला नहीं है, लोग क्या क्या चीज को पासवर्ड बनाते हैं, आपने रीनेम बनाते हैं, आपने इसको बना लिया, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं हमारे पेपर के टूर की तरफ। शुरू शुरू में तो जब MS2 नया आया था ना, क्या पूरी डिट्टो डिट्टो चीजें ICW से उठाता था, और ये बेचारा अरसे से जो है वो गोरो को कॉपी कर रहा है मानता कभी नहीं है। आई क्या अग्री नहीं करता, बेचारा कॉपी गोरो को ही कर रहा है, ऐसे दराज से कॉपी कर रहा है। भाई ये तुम्हारा MS2 का पेपर है, स्वीट सा बेहतरीन सा, 14 नंबर का ही पेपर है, समर 18 का। एक सवाल आया है, सर अगर मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। पिक अप द क्वेश्चन, पिक अप अ क्वेश्चन, स्टार्ट सॉल्विंग इट। देखो एक क्वेश्चन उठा के देखो, तुम्हें कितना लिखना आ रहा है, तुम कितना अच्छा लिख पा रहे हो, एक क्वेश्चन उठा के देखो, तुम्हें एक क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि यार पेपर ओवरऑल लेवल पे किस बैंडविड्थ का है, क्या उसका सिनेरियो है, किस तरीके से वो पूछता है। तुमने फिर उसके बाद 3-4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस लिख के सॉल्व कर लिए, और तुम्हें सॉल्व करना आ गए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। लेकिन ऑब्वियसली ओपन बुक है, तो घर में भी जब प्रैक्टिस करो बुक सामने रख के करो। तुमने अपने रजिस्टर्स को किताबों की दफा स्किम थ्रू किया, फिर तुमने क्वेश्चन उठाया, पहले क्वेश्चन में बुरी तरह से गिरोगे, दूसरे में फिर थोड़ा बेहतर, फिर थोड़ा बेहतर, फिर थोड़ा बेहतर। जहां तुम्हारे 10-12 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, मतलब अगर दिन में तुम 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो या 5 कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं हो पाते, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन अगर आपने लिख के MSA के एक दिन में प्रैक्टिस कर लिए और 5 दिन हो गए, यानी आपने तकरीबन 18-20 क्वेश्चन कर लिए, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी कि यार क्या सूरत हाल है, किस तरह से वो क्वेश्चन दे रहा है। अब देखो ये मैंने 2 पेपर्स उठाए रैंडमली, कम्प्लीटली रैंडम, कोई इसके पीछे साइंस नहीं है। समर 18 का क्वेश्चन पेपर उठाया मैंने, और ये तुम्हारा रीसेंट अटेम्प्ट का समर 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए जी, ये हमारा
सर फर्स्ट नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम पास्ट पेपर्स और आईसीडब्ल्यू और आईकैप किट। सबसे पहले पास्ट पेपर्स से पैटर्न समझो, किस तरह से आईकैप पूछ रहा है, फिर आईसीडब्ल्यू से एडिशनल चीजें देखी जा सकती हैं, आईकैप की किट से देखी जा सकती हैं। शुरू के 2-3 क्वेश्चंस ना पास्ट पेपर से करो, गेट द सेंस ऑफ योर एग्जामिनर, हाउ इज ही ट्राइंग टू टेस्ट यू, कैसे वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है, क्या एग्जामिनर को। अच्छा एक और बात, चलो यहाँ पर एक अच्छा चलो सवाल हो गया तो हम बात कर लेते हैं। जब भी प्रैक्टिस करो, मेरी भी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ताला जब हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को तो उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम एग्जामिनर कमेंट्स को डिस्कस करें, लेकिन घर में भी जब भी आपने किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपने उसको लिखना है, लिखने के बाद आपने एग्जामिनर कमेंट जरूर देखना है। इसके एग्जामिनर कमेंट्स अच्छे होते हैं, तरीके के एग्जामिनर कमेंट्स होते हैं, चीजें मेंशन्ड होती हैं, गलतियां बताई हुई होती हैं, तो उससे अगर आप उसको कोलैबोरेट करते हो, वैसे तो हर एग्जाम के अच्छे होते हैं, एमएससी2 के थोड़े से कदरे बेहतर होते हैं। तो आप अगर एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ के अपने आंसर्स और अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी सोल्यूशन के साथ ओवरऑल लेवल पे मैच कर रहे हैं तो आपको आपकी मिस्टेक्स का पता चलेगा। ये 30-35% का रेशियो भी तो है ना यार। ऐसे भी लोग हैं जो एमएसएस के अंदर मेरिट और गोल्ड मेडल सिक्योर करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरिट और गोल्ड मेडल के पीछे अपनी जिंदगी बिल्कुल वो कर दें, लेकिन कहने का मकसद एक पॉसिबिलिटी तो है ना। लोग मेहनत करते हैं तभी आता है, लोग पास करते हैं तभी 35% का रेशियो है। मेरा काम है तुम लोगों को उस पोजीशन तक पहुंचाना कि इंशाल्लाह ताला तुम्हारा पेपर निकल जाए, ठीक है ना। फिर अगर किसी की कोई सिचुएशन होती है, कोई पोजीशन आती है कुछ ऐसा, तो वो स्टूडेंट की अपनी एक एक्सटेंडेड मेहनत है और अपना एक एक्सटेंडेड एफर्ट है, लेकिन ओवरऑल लेवल पे चंद एक चीजें हैं जो करनी है। अब मैं मानता हूँ कि यार जिंदगी में बहुत सारे काम है और आईकैप के कोर्सेज बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन ये है, मतलब दिस इज द फैक्ट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं बीएफडी के भी अभी रिफ्रेशर की आवाम से बात कर रहा था पहली क्लास में, तो मैं उन्हें यही कह रहा था कि यार मैं समझता हूँ कि तुम्हारे घर में मसाइल हैं, तुम एक ग्रोन अप एज पर हो, तुम्हारी जिंदगी के गम हैं, खुशियां हैं, मामलात हैं, मसाइल हैं, पेचीदगियां हैं, वक्त देना है बहुत सारे इंसानों को इस दुनिया में जहाँ तुमने वादे वसीले किए हुए हैं। मैं मानता हूँ इस बात, लेकिन सर्टिफिकेट भी तो आपने ही ऑप्ट किया है नहीं। ये दो लफ्ज उल्टे, ए पहले सी बाद में, लेकिन यहाँ पे सी पहले ए बाद में, ये आपने खुद ही चूज किया ना, होशो आवास में रह के चूज किया। तो अब आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि यार ये क्वालिफिकेशन का कुछ एक हद तक टाइम की रिक्वायरमेंट है, एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, सही है। एग्जामिनर कमेंट्स देखना है, एग्जामिनर के सॉल्यूशन से इसको कंपेयर करना है, सॉल्यूशंस भी एमएससी2 के अच्छे होते हैं, आगे आपके सॉल्यूशंस जो हैं उनसे कंपेयर करना है, एग्जामिनर कमेंट से कंपेयर करना है। मार्किंग प्लान अगर तुम्हें किसी अटेम्प्ट का मिल जाता है, किसी का होता है, किसी का नहीं होता, मार्किंग प्लान मिल जाता है तो मार्किंग प्लान से कंपेयर करो, तुम्हें ब्रेक डाउन पता चलेगा कि यार सवाल लिख कैसे रहे। मतलब देखो एक छोटी सी चीज है, मैं जरा व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं फिर हम आ जाते हैं। दो अप्रोचेज होती हैं एमएससी2 में ना, प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, सर मैंने एमएसए में 35 क्वेश्चंस कर लिए, ओए ओए जबरदस्त हो गया यार, 35 क्वेश्चंस कर लिए, अच्छा बताओ कैसे किए। सर वो असल में ना 35 क्वेश्चन किए तो हैं, लेकिन वो जो शुरू करता था ना मैं तो बीच में अटक जाता था, तो मैं सोल्यूशन देख लेता था और क्या करते थे। सर वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करता था, टाइम नहीं देखता था, जितनी देर लगती थी करता रहता था। अच्छा 3 घंटे का टाइमर लगा के मॉक किया, नहीं सर वो नहीं किया है। अच्छा एग्जामिनर कमेंट्स देखे, नहीं सर वो नहीं किया है। सोल्यूशन से कंपेयर किया, नहीं सर वो नहीं किया है। तो यार आपने 35 क्वेश्चंस किए तो हैं, बट द क्वालिटी ऑफ डूइंग दोस 35 क्वेश्चंस इज कंप्लीटली जीरो, कोई क्वालिटी नहीं है इसकी। जबकि प्रोडक्टिविटी क्या कहती है, सर मैंने 15 क्वेश्चंस किए हैं, मैंने 15 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन जब मैं ये 15 क्वेश्चंस करता था आई वाज फोकस्ड, मैं कमरे में अकेला होता था, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती थी, मैं अपना फोन नहीं चेक करता था। सर टाइम बाउंड, सर सॉल्यूशन से कंपेयर, सर एग्जामिनर कमेंट्स के साथ मैं उसको मैच करता था, सर मार्किंग प्लान के साथ मैं उनको मैच करता था, प्लस कोई कॉन्सेप्ट अगर मुझे समझ में ना आए कि भाई ये कॉन्सेप्ट इसने सवाल में पूछा है मुझसे लैकिंग हो गई है, जब मैंने सॉल्यूशन से कंपेयर किया है तो सॉल्यूशन की कंपैरिजन मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो सर इस कॉन्सेप्ट पे फिर मैं रिफ्लेक्ट करता था। रिफ्लेक्ट करने से क्या मुराद है, अच्छा हमारे स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है, ढूंढना है तो आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में ही ढूंढना है, ढूंढना है तो आईकैप की सोल्यूशन में ही ढूंढना है, ढूंढना है तो सर की किताब में ही ढूंढना है, सर के सोल्यूशन में ही ढूंढना है। अरे मियाँ इतनी बड़ी दुनिया है, यकीन करो मैं उस वक्त भी जब बीएफडी वगैरह के पेपर्स देता था, मैं तो खैर मॉड्यूल ईएफ की स्कीम में पेपर्स दिए, मुझे कोई चीज नहीं समझ आती थी ना, आई यूज टू राइट दैट ऑन गूगल, गूगल या यूट्यूब पे लिख देता था, खान अकेडमी की वेबसाइट पे लिख देता था, जहां मुझे मटेरियल मिल जाए उसके हवाले से, जिधर मुझे मटेरियल मिल जाए। दुनिया के दूसरे बेहतरीन लेक्चरर्स भी हैं जो दूसरे ममालिक में काम कर रहे हैं,
वो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाते हैं। एंड बाय फार आई कैन गारंटी यू कि आज भी जो आईआरआर की और मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग मुझे है, मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने टाइम पीरियड में किसी और की नहीं देखी। मैं जिससे पूछता हूँ मुझे बोलते हैं आईआरआर वो रेट होते हैं इस पे एमपीवी जीरो हो जाती है। अबे वो तो रिजल्ट है कि आईआरआर वो रेट है इस पे एमपीवी जीरो हो जाती है, ठीक है, दैट्स द रिजल्ट। लेकिन आईआरआर इटसेल्फ है क्या, ये क्यों ऐसा रेट है जिसपे एमपीवी जीरो हो जाती है, कैसे बनता है, ये किस तरह बनता है, इसकी पूरी एक साइंस एक लॉजिक मेरे पास टाइम था, मैंने पढ़ी थी उस वक्त और उसको समझने की कोशिश की थी। फिर जब बहरहाल पढ़ाया तो पढ़ाते हुए और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और ज्यादा रिसर्च का टाइम मिला, पढ़ने का टाइम मिला, समझने का टाइम मिला। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत ये होती है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, कोई सवाल में कोई चीज समझ में नहीं आई, बस ठीक है छोड़ दिया, आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई क्यों आगे बढ़ गए? तुम में से कितने लोग हैं, सबने बीएफडी पास किया है ना, मुझे ऑनेस्टी से बताओ, यस या नो लिख के देना। मुझे ऑनेस्टी से बताओ कितने लोगों को लगता है कि हमारे मर्जर एक्विजिशन की कॉन्सेप्ट एक्सीलेंट है। हमें मर्जर एक्विजिशन ऐसा आता है जैसे हमें फॉरेक्स आता था उस वक्त, या मर्जर एक्विजिशन हमें ऐसा आता है जैसे एमपीवी आईआरआर आता था। पहला आया नो, डायरेक्ट मैसेज पे आया, नाम नहीं ले रहा। दूसरा आया नो, बिल्कुल ऑनेस्टी से बताना। ठीक है, एक आया सर मुझे एमएनएस बहुत अच्छे तरीके से आते थे, फ्री कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट, कब डेट माइनस करना है, कब इक्विटी माइनस करना है, ये सारी चीजें सब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ आती थी। क्या बूट स्ट्रैपिंग होती है, कहाँ वेल्थ एलोकेशन होती है, कैसे शेयर स्वैप रेशियो निकलता है, पुराने शेयर होल्डर्स का फायदा कैसे पता चलता है, नए शेयर होल्डर्स का फायदा कैसे पता चलता है, मर्जर कहते किसको है, एक्विजिशन कहते किसको है। ठीक है, बड़े सब डायरेक्ट मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, एवरीवन पे कोई भी नहीं लिख रहा, लेकिन बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। कोई कह रहा है सर रिवाइज करना पड़ेगा, कोई कह रहा है सर कंफर्म नहीं है, हो सकता है आता हो सकता है नहीं आता हो, कोई कह रहा है सर आप गलत प्रूफ कर देंगे, किसी ने बोला है वर्क ऑन इट। समझ में आती बात, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ मैंने बीएफडी में ये देखा है, उन्हें एमएनएस की कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आते थे वो आगे बढ़ जाते थे, नहीं समझ आया फिर भी 4 सवाल किए, 4 सवाल करके आगे बढ़ गए। ये तरीका कार एमएससी 2 में मत रखिएगा। अगर आप एमएससी 2 में ये तरीका कार रखेंगे तो बहरहाल सूरत हाल इस तरह से होगी कि फिर वो कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा। अगर उसने एक वर्ड यूज किया है लेट्स से बैलेंस स्कोर कार्ड का, और आपको अपनी किताब में नहीं समझ आ रहा, आप मेरी एक्सप्लेनेशन से भी नहीं समझ में आ रहा, पॉसिबल है यार, हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो आपको नहीं समझ में आई, मैं भी नहीं समझा पाया, इतना काबिल मैं नहीं हूँ, कोई और नहीं है, आपके सामने इंटरनेट की दुनिया भरी पड़ी, आप उसे लगाएं, देखें दुनिया के दूसरे लोग कैसे समझा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट, यू वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। आपको लेवरेज लेवरेज करने का क्या फायदा है, लेवरेज कब किया जाता है कब नहीं किया जाता, फाइनेंसिंग में ये नहीं समझ आ रहा, फाइनेंसिंग डिसीजन का सवाल है, पर यू कैन ऑलवेज गूगल अबाउट इट, यू कैन ऑलवेज यूट्यूब अबाउट इट, ठीक है। ये आपके पेपर का एक सिनेरियो है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 1, एज आई सेड, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स, टोटल 50 नंबर का सवाल, 50 नंबर का सवाल, आगे आ जाओ। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, फिर क्वेश्चन 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन 2 25 नंबर का, अगेन इसका भी अपेंडिक्स 1। तो ये जो अपेंडिक्स होते हैं ना, अपेंडिक्स 2, ये इन रिक्वायरमेंट्स से काफी हद तक लिंक हुए हुए होते हैं। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को इन अपेंडिक्स के साथ लिंक कर लो तो फिर एक रिक्वायरमेंट को एक वक्त में हैंडल करो। जैसे इसने बोला एनालाइज द फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन ऑफ द किट बोर्ड्स डिसीजन टू क्लोज द हार्डवेयर डिवीजन इंक्लूडिंग की रेशियोज। इसने रेशियोज की बात की है, या रेशियोज बनेंगे ही अपेंडिक्स 1 में, फोरकास्ट परफॉर्मेंस यहीं पे दी हुई है। अपेंडिक्स 2 में आ जाओ अगर, तो इसमें क्या दिया हुआ है सर, इसमें बेसिकली बैलेंस शीट पीएनएल नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता रेशियो एनालिसिस। अपेंडिक्स 3 में नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा, अपेंडिक्स 3 में इसने क्या दिया, गवर्नेंस और सेल्स कस्टमर का डेटा, राइट, गवर्नेंस और सेल्स कस्टमर का डेटा। देखते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट है जो इसके बारे में बात कर रही है। ये रहा अपेंडिक्स 3, ये 4 नंबर की जो रिक्वायरमेंट है ये इसने अपेंडिक्स 3 के बारे में दी है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है। यहाँ आ जाओ, ये अपेंडिक्स 4 के बारे में। तो ये जो एमएससी 2 का एक वबाल सर पे लिया हुआ होता है ना लोगों ने कि यार 25 नंबर का सवाल है, अभी छोटे छोटे 5 सवाल हैं, वो मिला के 25 बन रहे हैं। अब उसने उसको सिर्फ एक कंपनी के अंडर मिला दिया है, तुम उसको एक एक करके टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सॉल्व करो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे ऑडिटिंग में तुमने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स किए थे, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए थे, हर लाइन आइटम के अलग किए। शुरू में टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स इतना बड़ा लगता था, लेकिन जब हर लाइन आइटम के आप अलग 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 करते चले गए तो वो चीज आराम से कवर होगी, वो चीज आराम से बहरल
कवर हो गई। कॉस्टिंग एक वक्त में इतना मुश्किल लगता था, लेबर को अलग से हैंडल किया, मटेरियल को अलग से हैंडल किया, ओवरहेड को अलग से हैंडल किया। जब ये कर लिया तो फिर एब्जॉर्प्शन मार्जिनल पे आए, जब ये कर लिया तो फिर ब्रेक इवन पे आए, फिर बजटिंग के ऊपर आए, फिर डिसीजन मेकिंग के ऊपर आए, तो एक सेंस बनता चला गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी एक 25 नंबर का सवाल नहीं है, छोटे छोटे 5 है, और हर किसी के बारे में एक अपेंडिक्स दिया हुआ है। तुम बेसिक सिनेरियो ऊपर पढ़ो, एक सेंस ले लो बेसिक सिनेरियो का, उसके बाद तुम अपेंडिक्स को कैटर करो। जैसा तुम्हारा अपेंडिक्स होगा वैसा तुम्हारे यहाँ पे सवाल होगा, जैसे यहाँ पे सवाल होगा वैसे फिर तुम्हें जवाब देना है। समझ में आ रही है बात? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है एवरीवन? हाँ, ये एक अच्छा कमेंट आया, सर एमएनएस में कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन थी मेरी, लेकिन लॉजिक नहीं पता थी। दिस काइंड ऑफ अ कमेंट आई वाज लुकिंग एट। ठीक है, ये तुम्हारा 25 नंबर का एक और सवाल। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जजीरा मशीनरी लिमिटेड। एक बेसिक तुम्हें उसने आइडिया दे दिया पूरे सिनेरियो का, फिर 3 रिक्वायरमेंट अलग अलग बना दी, 11, 10 और 4। अगर इनको भी देखो तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपेंडिक्स से लिंक हो रहे होंगे। देखते हैं आगे, ये देखो अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो 30 नंबर तक का होता है। अगर और कोई पेपर देखना चाहो तो और कोई भी दिखा देता हूँ। Just give me a minute। ये देख लो, ये विंटर 17 है। यही तरीका है कार। पहला क्वेश्चन 50 नंबर, अलग अलग छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स, हर रिक्वायरमेंट के साथ उसने एक अपेंडिक्स दिया हुआ है और आपसे कहा ये देखो, ये अपेंडिक्स 2 का रेफरेंस आ रहा है, कंपनी इन अपेंडिक्स 2, इस अपेंडिक्स 2 को देख के इसका जवाब देना है। इसी तरीके से ऊपर का कोई रिक्वायरमेंट होगी वो अपेंडिक्स 1 से रिलेटेड होगी, नीचे पर अपेंडिक्स 3 से रिलेटेड होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से ओवरऑल चीज चलती रहती है। लेकिन यू नीड टू हैव, अब मैं थोड़ा सा कंक्लूडिंग मोड पर अगर बात करूं, सर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एमएससी2 का पेपर 100% अटेम्प्ट हो सकता है इन 3.5 घंटे। व्हाट इज मैक्सिमम अटेम्प्ट परसेंटेज फॉर पासिंग द पेपर? देखो मैंने अभी ये बताई थी, पासिंग अटेम्प्ट इसकी तकरीबन 30 से 40% के बीच में होती है, और ओवरऑल लेवल पे ये 3.5 घंटे नहीं, मेरा ख्याल है 3.25 घंटे टाइम होता है इसमें। 15-20 मिनट या शायद आधा घंटा एक्स्ट्रा होता है, 3.5 घंटे का नहीं होता, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है ज्यादा होता है। 3.25 रीडिंग टाइम मिला के कुछ 3.25 घंटे होता है। मैं बहरहाल उसको चेक कर लूंगा, मैं आपको कंफर्म बता दूंगा एग्जैक्टली कितना टाइम होता है। लेकिन हाँ यार, ये अटेम्प्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यू शुड नो हाउ मच यू शुड राइट इन अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। ये भी एक एग्जामिनर कमेंट्स में, चलो तुमने सवाल पूछा तो बता देता हूँ, ये भी एक एग्जामिनर कमेंट्स में अक्सर बात नजर आती है। वो कहता है कि यार जो इनको बात पता है ना, ये बार बार लिखते हैं, अल्फाज बदल के वही चीज दूसरे जुमले में लिखेंगे। और ऑनेस्टी के साथ बताना, कितने लोग हैं जो करते हैं ये काम, कि जो पॉइंट पता है उसी को लफ्ज बदल बदल के दोबारा लिख दिया, वो नया पॉइंट नहीं लिखते वो उसके अंदर। तो वो जाहिर है, जब आप अल्फाज बदल बदल के उसी चीज के बारे में लिख रहे हो तो आपका वक्त जाया हो रहा है। वो सिर्फ आपको पहले बुलेट पे मार्क्स देगा, पर चाहे आपने सही बात नीचे लिखी हो। हाँ देखो मोहसिन ये सही कह रहा है बिल्कुल, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक बात एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, वही बात घुमा के फिर पैसिव वॉइस में लिख देते हैं। तो बहरहाल ये गलत स्ट्रैटेजी है ओवरऑल लेवल पे पेपर को करने की। तो इस वजह से आपका टाइम जाया होता है, मार्क्स मिलते नहीं है, फिर लोग कहते हैं पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। हालांकि पेपर अटेम्प्टेबल होता है। यू शुड नो व्हाट टू राइट एंड हाउ मच टू राइट। ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पे टाइम लिंगर ऑन करना ही नहीं है। जितना वक्त है, 10 नंबर की रिक्वायरमेंट है, 17 मिनट, 17-18 मिनट बहुत हुआ, 20 मिनट, इससे ज्यादा आपको उसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करना। आप अगले वाले पे चले जाए। और वो चीज फिर प्रैक्टिस से आती है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है आपको उतना अच्छा सोचने का अंदाज आता है। एक सवाल आया डायरेक्ट मैसेज पे, सर इज देयर एनी चांस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें 2 अपेंडिक्स को देखना पड़े? बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2 अपेंडिक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब इंटरलिंक्ड हो सकता है ये ओवरऑल लेवल पे। ठीक है, वो जब तुम लोग मेरे साथ अगले वीक से इंशाल्लाह क्वेश्चन, मैं पहली ही क्लास में क्वेश्चन शुरू करवा दूंगा। क्वेश्चन रीड करूंगा, रीड करके उसका मतलब समझाऊंगा, उसके कंपोनेंट समझाऊंगा, रिक्वायरमेंट्स पिक करूंगा और बुलेट पॉइंट्स में लिखवाता चला जाऊंगा। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ लिखना, एक रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट में लिखना, अच्छी फेयर राइटिंग में चीज़ों को लिखना, एक मुनासिब मुनासिब लेवल की इंग्लिश यूज़ करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आपकी ना हो, बहुत ज़्यादा डर्टी हैंड राइटिंग ना हो, बहुत ज़्यादा स्लैंग अंदाज में आपने ना लिखा हो, शॉर्टकट में चीज़ें ना लिखी हो, ये रिलेटिवली होना चाहिए।
कैलकुलेशंस हैं तो बड़ी प्रेजेंटेबल तरीके से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो कॉस्टिंग का तरीका नहीं कि वर्किंग 1 आ रहा है पहले पेज पे, वर्किंग 3 आ रहा है बिल्कुल आखिरी कयामत के साथ जो पेज लगा हुआ है उसके ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रिलेटिवली एक क्लैरिटी के साथ तुमने एक कैलकुलेशन बनाई हुई है, उसके बुलेट पॉइंट्स बताए हुए हैं, क्लैरिटी के साथ आर्ग्यूमेंट्स बताए हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। और इस पर काम करने के लिए कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आइडिया होता चला जाएगा। लेकिन एग्जामिनर कमेंट साथ में लाजमी देखने हैं, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। मार्किंग प्लान है तो मार्किंग प्लान साथ में लाजमी देखना। इस तरह की जो चीजें रिलेटिवली वो आपने बहरहाल देखनी ही देखनी है। ठीक है जी, और कोई सवाल? एक वीकेंड जो लोग लेट आए मैं उनके लिए रिपीट कर दूं, अगस्त में एक वीकेंड ऐसा होगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, जो मैं ऑफ रखूंगा, मेरा CFA का एग्जाम है, तो वो एक वीकेंड में तुम लोगों को ऑफ रखूंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि हमें वीक जो है वो ऑफ रखना पड़े। आशूर की भी जो दफा छुट्टियां आ रही है 9-10 मुहर्रम की, वो मेरा ख्याल है शायद ट्यूसडे वेंसडे, आई बिलीव वो ट्यूसडे वेंसडे या शायद वेंसडे थर्सडे। वीकेंड तुम्हारा उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ वो फाइल मैं फौरन शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, आपके साथ ग्रुप पे, जो भी हमारा ग्रुप होगा उस पर शेयर करूंगा। क्लास डेज हमारी वीकेंड होंगे, फ्राइडे टू संडे के बीच में हमारी क्लासेस होंगी। ऑफिस टाइमिंग्स में नहीं होंगी क्लास, तुम लोग ऑफिस से फारिग हो चुके होगे तब होंगी। सैटरडे संडे की क्लास अलबत्ता इवनिंग में हो सकती है, तो अगर क्लाइंट पे ऐसी किसी जगह पे हो तो वहां पे बैठ के तुम बहरहाल क्लास ले सकते हो। ठीक है ना? ठीक हो गया जी। तो थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने की आदत, चीज़ों को क्लैरिटी के साथ बताना, आर्ग्यूमेंट किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, कन्विंसिंग टोन कैसे प्रेजेंट की जाती है, ये ओवरऑल लेवल पे इस पेपर में जरूरी है। इस एक वीक का क्या टास्क है सर? इस एक वीक में आप जितना हो सकता है रिलेटिवली अपने रजिस्टर को, BFD की फॉर्मूला बुक को, इनको स्किम करने की कोशिश करो। PM के थोड़े बहुत पेपर घुमाने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ पूरा नहीं होगा, बेशक 2 हफ्ते में हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी देख लोगे तो पहली क्लास में फायदा होगा। बिल्कुल भी नहीं देख के आओगे तो ऐसा नहीं है कि सवाल समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन टॉपिक इतना जहन में नहीं आ रहा होगा कि यार हमने क्या पढ़ा था, APV था तो APV में क्या था, अगर ये पेस्टल का मॉडल पढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर क्या था, थिंग्स लाइक दैट, इस तरह से। रुबास कहते हैं सर टैक्स इज ऑल्सो ऑन वीकेंड, से क्लैश का इशू तो नहीं होगा? भाई मुझे बताओ तुम लोग और कौन कौन सी क्लासेस दे रहे हो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मैं तुम्हारा क्लैश मैनेज करूँ। एक तो टैक्स की बात है, ये लड़के कह रहे हैं सर टैक्स के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए, और एडवांस ऑडिट वाले लोग हैं? अच्छा, एडवांस ऑडिट वाले भी हैं। मैं खुद BFD का हूँ। हाँ ठीक है चलो। ऑडिट वाले और कितने? चलो ठीक है, ऑडिट और एडवांस टैक्स के साथ हम बहरहाल इसकी क्लैश को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, FR तो तुम लोग शुरू के दिनों में ही अलहमदुलिल्लाह निकाल लेते हो, बाकी BFD और BM का सवाल नहीं उठता। लॉ लोग सबसे आखिर में देते हैं या बिल्कुल शुरू में दे देते हैं, तो टैक्स और ऑडिट ही बचता है। MSA 1 के साथ तो क्लैश नहीं होगा। जिस वक्त MSA 1 हो रही होती है MSA 2 नहीं होती, जिस वक्त MSA 2 हो रही होती है MSA 1 नहीं होती, तो वो तो बहरहाल नहीं होगा। और कोई सवाल जी? एनी अदर क्वेश्चन? लेकिन कोई ऐसा देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके मेरे जैसे इंसान ही जो है वो इस तरह के पेपर्स को निकालते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोग भी निकालेंगे, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने निकाला है, आप लोग भी इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। कोई इसमें ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, समझने की कोशिश करनी है ओवरऑल लेवल पे। ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं तुम्हें 15 मिनट पहले ऑफ दे रहा हूँ। और हम बस अगली जो हमारी क्लास होगी क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस या ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है? एवरीवन गेट्स इट? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।